अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मैट्रिक्स मीडिया। आज हम इस खुसूसी नशिस्त में बलूचिस्तान के मसाइल का जिक्र करेंगे। बलूचिस्तान बहुत अरसे से ख़बरों में आ रहा है, ज़्यादातर मनफी ख़बरें आती हैं। जब से सी पैक शुरू हुआ उसमें बहुत ज़्यादा ख़बरें आनी शुरू हुई, लेकिन उसके साथ साथ तशद्दुद के वाक़यात में भी इजाफ़ा हो गया और बुनियादी तौर पे फोकस सरकारी इदारों का, सिक्योरिटी इदारों का सिक्योरिटी पे हो गया है, मरकूज़ होकर रह गया है कि वहाँ पे किस तरह हमने सिक्योरिटी के हालात को बेहतर करना है। उसकी वजह से बलूचिस्तान के जो सोशल हालात हैं, सियासी हालात हैं, वो दब के रह जाते हैं। हमारी जो नेशनल एक डिबेट होती है, कन्वर्सेशन होती है, इसलिए हमने अब सोचा कि आपकी मुलाकात हम करवाते हैं एक ऐसे साहब से जिन्होंने बलूचिस्तान का पहला थिंक टैंक बनाया। उसका नाम है बलूचिस्तान काउंसिल फॉर पीस एंड पॉलिसी। ये हैं डॉक्टर मीर सादात बलोच साहब। इनका ताल्लुक पंजगुर से है और उनसे हम बुनियादी तौर पे जानना चाह रहे थे कि बलूचिस्तान में इस वक्त मूड क्या है, नौजवान क्या सोचता है और किस हद तक तवज्जो है बलूचिस्तान के मसाइल पे स्टेक होल्डर्स की, और इज़ इट एनफ। तो शुक्रिया डॉक्टर सादात बलोच, वेलकम टू मैट्रिक्स मीडिया। तो आपने मेरी तमहीद तो सुन ली। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी, तमहीद आपने मेरी सुन ली, तो बुनियादी तौर पे आप ज़रा बता दीजिए मुख्तसर अंदाज में कि इस वक्त बलूचिस्तान का समाजी सियासी लैंडस्केप वो क्या है। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। अच्छा, आपने जब बात की, आपने कहा जब सी पैक का ये शुरू हुआ तो उसके बाद से बलूचिस्तान में काफ़ी मसले मसाइल शुरू हुए। तो बेसिकली मसले मसाइल तब शुरू हुए जब 99 में हमने ईरान के साथ जो है ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन का जो है ना एग्रीमेंट, जब फर्स्ट टाइम हमने उसको वो किया था तो हमारे मसले वहाँ से शुरू हुए थे। और अभी जो है मेरी नज़र में तो बलूचिस्तान की जो सिचुएशन अभी है, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एन एनार्की। अब यहाँ पे लोगों को ये है कि हम लोगों की एक जो गलती है, हम एनार्की के अभी तक की जो कॉन्सेप्शन है वो हम वही लेते हैं जो आज से 30 या 40 साल पहले था। हम ये नहीं समझते कि अभी वर्ल्ड इवॉल्व हो गया है। हम एक जिसे कहते हैं कि नए इरा में हैं। इस इरा में जो है जो एनार्की है वो ज्यादा फ्लूइड है बनिस्बत आज से 30-40 साल पहले। 30-40 साल पहले हम कहते थे कि जी एनार्की सिर्फ वो होती है कि जब सारे लोग सड़कों पे निकल आए, वहां पे आके वो स्टेट के अगेंस्ट बोलना शुरू करते हैं, तोड़ फोड़ करना शुरू करते हैं, लोगों को उकसाना शुरू करते हैं। तो लेकिन आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोगों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। वो यही सारे काम जिसे कहते हैं कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ के करते हैं। आप अगर बलूचिस्तान की ये देख लें तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था जब अमेरिकन फोर्सेस निकल रहे थे, उससे पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था और मैंने कहा था कि इसका असर जो है बलूचिस्तान पे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा होगा। और लेकिन उस टाइम पे भी हमारे कुछ जो लोग हैं जो कि जिनका फोकस सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा है, उन्होंने कहा नहीं जी बलूचिस्तान के हालात अच्छे हैं, बेहतर है, कुछ नहीं हो रहा। तो फिर एक मतलब मैं पर्सपेक्टिव में चीजें रखना चाहता हूँ आपके लिए कि आप बलूचिस्तान के हालात का अंदाजा इस बात से लगाएं कि पिछले जिसे कहते हैं कि 6 महीने एग्जैक्टली, हम अगर सितंबर से शुरू करें और अभी तो 8 महीने हो गए, लेकिन मैं आपको सिर्फ 6 महीने में बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान में 6 महीनों के अंदर जितने फौजी, पुलिस और बाकी लोग जितने शहीद हुए हैं वो पिछले 10 सालों में नहीं हुए। जितने हमले हुए हैं और जिस इंटेंसिटी के हमले हुए हैं, क्योंकि मुझे याद है मैं पहले पूछता था अपने दोस्तों वगैरह से, जब बात होती थी वो कहते थे यार बलोचों ने तो कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने पहले दिन से जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है हमने यही समझा कि जी बलोचों की आदत है, बैठ के शोर मचाते हैं, वो करते हैं, इससे आगे कुछ नहीं होता। लेकिन अब यही चीज जो है उन लोगों ने सुन ली और उनकी स्ट्रैटेजी ऐसे चेंज हो गई है कि वो आप अगर देखेंगे अभी बिल्कुल तालिबान और अल कायदा की सिचुएशन पे चल रहे हैं। अच्छा, मैं ये जहां तक आप कि आम लोगों को ये मालूम नहीं है कि व्हाट ड्राइव्स दिस सिचुएशन, उसके बुनियादी अवामिल क्या हैं। आप जो कहते हैं कि हम अनारकी, इंतशार
کہ بالکل دہانے پہ کھڑے ہیں یا بلوچستان، تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں اس کی سب سے جو ایک بیسک وجہ ہے نا، آپ دیکھیں کوئی بھی انسان جو ہے نا اس کی ساری زندگی کا سروائیول جو ہے نا وہ ہوپ کے اوپر ہوتا ہے. ہم اگر ابھی بات کریں، صرف میں بلوچستان کی نہیں، میں پورے پاکستان کی بات کروں گا کہ یہاں پہ ابھی ہوپ لیسنس بہت زیادہ ہو گئی ہے لوگوں میں. اور اسپیشلی ہم اگر اپنے بلوچستان کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، بلوچستان میں ایک بندہ جو ہے، میں پچھلے دنوں بھی کسی کو یہ بات میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا جی میرے جیسا ایک پڑھا لکھا بندہ جس کو ہر چیز کا پتہ ہے، میں ہائیسٹ لیول پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، لیکن اگر میں بھی ہوپ لیس فیل کرتا ہوں تو آپ یہ سوچیں ایک بچہ جو پنجگور میں بیٹھا ہے یا نوشکی میں بیٹھا ہے وہ کتنا ہوپ لیس ہوگا. اور ان کے ہوپ لیسنس ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. ان کو نہ ایجوکیشن صحیح مل رہی ہے، ان کو نہ ہیلتھ فیسلٹیز صحیح مل رہی ہیں، نہ ان کو کوئی اکنامک پرسپیکٹو مل رہا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا. وہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں ہم لوگ ویسے ہی ذلیل ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم جسے کہتے ہیں کہ کچھ اور کر لیں. تو پھر ان کی یہی جو جسے کہتے ہیں کہ جو اپریہنشنز ہیں، ان کو پھر اگلے لوگ آ کے کہتے ہیں جی آپ تو ادھر ویسے ہی ذلیل ہو رہے، آپ آ جاؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، آپ ایٹ لیسٹ ایک ہیرو تو بن کے مرو گے. تو ایکچولی یہاں پہ نوجوان کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ یہ ہو رہا ہے. اب اس کے جو ڈرائیورز ہیں، اس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ہمارے بلوچستان کے اندر آپ کی کوئی بھی چیز آرگینک نہیں ہے. مطلب قدرتی جو ایک عمل ہوتا ہے اس کے تحت ہمارا جو پہلے ایک بڑا اچھا قبائلی سسٹم ہوتا تھا، قبائلی سسٹم اتنا برا نہیں ہے جتنے لوگ اس کو سمجھتے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ وہ جو ایک آرگینک قبائلی سسٹم تھا اس کو ہم نے ان آرگینک بنا دیا. بیچ میں آپ دیکھیں یہاں پہ بہت سے ایسے آپ کو قبیلے ملیں گے کہ ان کے 3-3 4-4 سردار ہیں، کچھ قبیلوں کے 6-6 ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو ڈیفرنٹ جو فیکٹرز ہیں یا ایکٹرز ہیں اسٹیٹ کے، انہوں نے لا کے انسٹال کر دیا ہے کسی اور ایکٹر کو جو ہے وہ نلیفائی یا مارجنلائز کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ ہمارے پالیٹکس میں بھی آ جائیں، ہمارے پالیٹیشینز کا تو یہاں پہ یہ حال ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ جب نواب ثناء اللہ کو یہ لوگ چینج کر رہے تھے، اس سے 2 دن پہلے ایک سوسائڈ بومنگ میں سینکڑوں جسے کہتے ہیں کہ ہزارے وہ شہید ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنی لاشیں لے کے بیٹھے تھے اور ہم یہاں پہ بزی تھے کہ جی ہم اپنے سی ایم کو چینج کریں. اس کے بعد اسی طرح جب جام کمال کو چینج کرنے کے لیے گئے ہیں تو جام کمال کے بھی چینج کرنے میں اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے تھے، پنجگور میں، تربت میں، جسے کہتے ہیں مند میں، ان سارے ایریاز میں ہماری سیکیورٹی فورسز پہ ان کے چیک پوسٹ پہ آ کے حملے ہو رہے تھے، لیکن ہم اس ٹائم پہ بھی بزی تھے کہ جی ہم اپنا جسے کہتے ہیں کہ چیف منسٹر چینج کریں. پھر ہمارے جو پالیٹکس ہے وہ بھی ہمارا آرگینک نہیں ہے. ایک جو آج سے 15 یا 20 سال پہلے صرف ایک یہاں پہ ایسا فیکٹر تھا جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی جو تھی ہمارے، اب وہ بیوروکریسی بھی وہ آرگینک نہیں رہی، کیونکہ ہمارے یہاں بیوروکریسی کے ساتھ انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں پہ انٹیلیجنس صرف جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیشینز کی نہیں ہے، نواب اور سرداروں کی بھی ہے. کسی ایریا میں سیکیورٹی جتنے بھی فیکٹرز ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ سارے جسے کہتے ہیں کہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی آرگینک نہیں ہے، یعنی اصلی نہیں ہے. لیکن آپ کی جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے صوبائی اسمبلی ہے چاہے قومی اسمبلی میں آپ بلوچستان کے نمائندے ہیں، وہ تو آخر وہی جام ہیں، وہی نواب ہیں، وہی خان ہیں، وہی میر ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آرگینک نہیں ہے اور باہر سے مسلط کیے گئے ہیں؟ سر دیکھیں اس میں ایک چیز ابھی آپ کو سمجھنی پڑے گی. جو ایپی سینٹر ہے نا انسرجنسی کا، ایپی سینٹر انسرجنسی کا ابھی خزدار نہیں ہے یا کولو نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی ایپی سینٹر جو ہے انسرجنسی کا وہ پنجگور ہے، وہ تربت ہے. اور پنجگور اور تربت جو ہیں وہ نہ کسی نواب کے انڈر چلتے ہیں نہ کسی سردار کے. ہمارے وہاں پہ سرداری سسٹم جسے کہتے ہیں کہ وہ 70 سے بھی پہلے کا ختم ہو چکا تھا، ٹھیک ہے. تو ہمارے جو ہے وہاں پہ یہ جو ابھی وار چل رہی ہے یہ ایک آئیڈیولوجیکل وار ہے. اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو یہ پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک پولیٹیشین کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ پولیٹیشین کے جس سیٹ سے وہ الیکٹ ہو کے آتا ہے اس سیٹ پہ ابھی تک الیکشن کمیشن
5 दफा पिछले इलेक्शन और इन इलेक्शंस को अगर आप मिला लें, उन्होंने 5 दफा वहां पे री इलेक्शन कॉल किए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुए। लेकिन 5 दफा जब फिर से इलेक्शन हुए, फिर वही बंदा इलेक्ट होके आया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन का प्रोसेस है, आप ये देखें कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर पिछली दफा जब जो बना था सनाउल्लाह ज़हरी के बाद, उसने टोटल 500 वोट भी नहीं लिए थे। तो ये आप मुझे बताएं, ये कैसे अवाम की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है कि जब आपका चीफ मिनिस्टर जो है वो भी 500 वोट नहीं ले सकता? 500 वोट क्या चीज है, आप मुझे बताएं। और उसके बेसिस चीफ मिनिस्टर को तो ठीक है, उसको आप ओरिजिनल जो 500 वोट मिले, लेकिन वो जब चीफ मिनिस्टर बना तो फिर तो असेंबली की अक्सरियत ने उसको वोट दिए। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? अब देखें, असेंबली के, मैंने आपको यही बात बताया ना, वहां पे फिर वो जो इनऑर्गेनिक प्रोसेस है ना, वही शुरू हो जाता है। उसी असेंबली ने जिसने उसको वोट देके 6 महीने के लिए लाए, 6 महीने के बाद उसी असेंबली ने उसको लाने के बजाय जाम कमाल को ले आए। सारे वही लोग थे। आप अगर चेक करें पिछली असेंबली के जो लोग थे, इस असेंबली के लोग हैं, सिर्फ उनमें 20% नए चेहरे आए होंगे, बाकी 80% वही पुराने। नहीं तो और उसके बाद कह रहे हैं आप, तो ये जो फिर आपकी जो बलूचिस्तान की जो सियासी अशराफिया है, जो सरदार हैं, नवाब हैं, इनका कतन इस सूरत हाल में कसूर नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ सारा कसूर इन्हीं का है। मैं तो कहता हूँ सारा कसूर ही जिसे कहते हैं कि वो, तो मैं सबसे पहले जिम्मेदारी अपने बलूचिस्तान के लीडर्स पे डालता हूँ कि हमारे बलूचिस्तान के लीडर, मैंने आपको यही बात बताया ना, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में इतने ज्यादा कंज्यूम्ड हैं कि उन्हें लोगों की कोई फिक्र ही नहीं है। अभी वो चीफ मिनिस्टर जो है वो अवारान से है, लेकिन आप अवारान का जाके अभी भी हाल देखें कि अवारान के क्या हाल है। आप अभी डेरा बुगटी के आप देखें, डेरा बुगटी में कल मेरे एक स्टूडेंट ने एक ट्वीट में मुझे टैग किया, वहां पे लोग पानी ना होने की वजह से मर रहे हैं। अब डेरा बुगटी से एमपीए मिनिस्टर है, एमएनए फेडरल मिनिस्टर है, और एक साहब जो है वो सेनेटर हैं। उसके बावजूद वहां पे वो पानी के इशू को तब उठाया जाता है जब एक स्टूडेंट ट्विटर के ऊपर आके शोर मचाता है, लोगों को वो करता है, उसके बाद पॉलिटिशियंस को याद आता है। तो ये तो सबसे पहला कसूर जिसे कहते हैं हमारे पॉलिटिशियंस का ही है। वैसे तो कराची में, लड़काना में, खैरपुर में भी पानी की यही सूरत हाल है। वो तो देखे, मैंने आपको यही कहा ना, मैंने कहा जो बलूचिस्तान है वो तो फिर पाकिस्तान की पूरी की अक्कासी करता है ना, हमारे पूरे पाकिस्तान में ये चीजें। लेकिन बलूचिस्तान इस वजह से थोड़ा से कहते हैं कि वो क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि हम वैसे ही बहुत फ्रेजाइल हैं, हम वैसे ही बहुत कमजोर हैं। हमारे यहाँ पे 75% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, तो हमारी चीजें फिर जिसे कहते हैं कि वो ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। अच्छा, ये बताएं, जितने भी मकामी तौर पे आपके जो मसाइल हैं, जो आपकी अशराफिया की वजह से पैदा होते हैं, उसमें ज़ाहिर जो सिक्योरिटी सेक्टर है उसका भी अमल दखल है, तो ये सब मिल मिला के जो मसाइल पैदा कर रहे हैं, उससे फिर दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर जिसको बैरूनी अनासिर कहते हैं, वो फिर किस तरह फ़ायदा उठाते हैं? और ये जो हम देखते हैं दहशतगर्दी, वायलेंस, क्या इसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पे चूंकि एक आग मौजूद है यहाँ पे, और बाहर से आके लोग उस पे कहते हैं जल्दी पे तेल का काम करते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स? बिल्कुल, आप देखें, एक हमारे इंग्लिश का मफरूजा है ना, यू हैव नथिंग टू लूज। अब यहाँ के जो लोग हैं ना, 75% लोग वो हैं जिनका कुछ स्टेक पे नहीं है, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। वो कहते हैं हमने वैसे ही जलील होके मरना है, जो कुछ मर्जी हो, हमारा तो यही हाल रहना है। तो जब बाहर से कोई एक बंदा आ जाता है, वो आपको ये कहता है कि जी आपको मैं जिसे कहते हैं कि इतने पैसे देता हूँ, आप ये काम कर लो, ठीक है, मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, आप जिसे कहते हैं पहाड़ों पे चले जाएं, मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, आप असैसिनेशन कर लें। तो वो देखता है कि जी मेरा तो कोई फ्यूचर इस मुल्क ने तो इंश्योर नहीं किया है, अब इन लोगों के थ्रू अगर मैं कुछ और नहीं करूंगा। अभी हर कोई ये कहता है कि जी वो जो सुसाइड बॉम्बर शारी थी, इसने क्यों ये सब किया? शारी ने तो इस वजह से किया क्योंकि शारी को इस सोसाइटी के अंदर अपने लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं नजर आई। तो अगलों ने उसे कहा जी आओ हम आपको हीरो बना देते हैं, तो वो तो बड़ी खुश हुई। उसने कहा मेरे जैसा जिसको कोई पूछता भी नहीं है, मैं एक हीरो अगर बन जाऊंगी तो इससे अच्छी तो और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। आप देखें, मैं और आप कोई भी काम करने से पहले 10 दफा सोचेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी बहुत सी चीजें स्टेक पर हैं, हमारी नौकरी है या हमारा बिजनेस है या हमारा कुछ और है। अब
हमारे यहाँ पे 75% लोग ऐसे रहते हैं उनकी कोई चीज ही स्टेक पे नहीं है माँ सिवाय उनके जान की, तो वो फिर यही कहते हैं जी यही जान देने से अगर कोई फायदा हो जाता है तो चलो हम ये जान दे देते हैं। अब हम इस बात को नहीं समझते। आपने जो बात की ना, बलूचिस्तान को इन्होंने जानबूझ के एक सिक्योरिटी प्रोविंस बनाया हुआ है, ये एक बहुत सिंपल सी बात है। आप यहाँ के लोगों को, मैं आपको खुद बताता हूँ, मेरा अपना एक स्टूडेंट था जो बीएसओ में बहुत उस वक्त एक्टिव होता था, बाद में उसकी वो मारा भी गया। तो ये जब एक दफा मेरे पास आया था, आगाज हकूक बलूचिस्तान का जब आगाज हुआ था, तो मुझे आके कहता सर ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया इसकी डेट एक्सटेंड करें। तो मैंने उसे मजाक में कहा, मैंने कहा यार तुम लोग तो पहाड़ों पे जाने वाले हो, इधर क्या कर रहे हो? तो मुझे कहता सर किसको अच्छा नहीं लगता कि उसको इज्जत की रोटी मिले। तो वो बात आज तक मुझे याद है कि यहाँ पे हर कोई इज्जत की रोटी चाहता है, लेकिन हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है। जी बिल्कुल, आपने ज़बरदस्त बात कही रैप अप करने के लिए भी, कि अगर किसी को इज्जत मिलेगी तो वो बंदूक क्यों उठाएगा, वो पहाड़ों में और जंगलों में क्यों जाएगा उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के लिए। और बुनियादी बात यह है कि धुआं उधर ही से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है, और बलूचिस्तान के गालिब अक्सरियत जो अवाम हैं उनके मुआशी मसाइल हैं बुनियादी तौर पे, फिर समाजी मसाइल हैं, उनसे अगर गैर मुल्की आके फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो वो बड़े बेवकूफ़ होंगे। यानी इस मुल्क के अगर जो दुश्मन हैं, जो चीन के दुश्मन हैं या पाकिस्तान के जो यहाँ पे अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है वो तो उन्हीं फॉल्ट लाइन से आके फ़ायदा उठाएंगे जो कि इस माशरे में मौजूद हैं अदम तवज्जो के बायस। लिहाजा बड़ा ज़रूरी है कि बलोच अवाम के, बल्कि जहाँ भी हैं, चाहे बलोच हैं चाहे पंजाबी हैं, जो महरूम तबके हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनके जो मसाइल हैं उस पे फ़ौरी तवज्जो दी जाए ताकि वो फॉल्ट लाइन के तौर पे किसी दूसरे के हाथों में न गिरे।